हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नीट 2016 तक के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम इस वीडियो में आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें नीट 2017 से बिलोंग करता हुआ सवाल है। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator is, देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक स्टैटिक एस्केलेटर में प्रीति को नीचे से ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वो लगता है t1। तो कह रहा है कि जो स्टेशनरी एस्केलेटर है, उस स्टेशनरी एस्केलेटर को नीचे से ऊपर उसमें पहुंचने के लिए प्रीति को समय लगा t1। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस टाइम t1 के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? डेफिनेटली इस टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा प्रीति की खुद की स्पीड, है ना, क्योंकि एस्केलेटर तो मूव नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली जितनी भी स्पीड के साथ प्रीति वॉक करेगी उसके कारण ही जो भी समय लगना होगा लगेगा। तो इस टाइम t1 के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी प्रीति की खुद की स्पीड। अब कहता है कि अगर वो मूविंग एस्केलेटर में खड़े हो जाए, मतलब वो खुद न चले, वो मूविंग एस्केलेटर में खड़े हो जाए, तब एस्केलेटर उसे t2 समय में ऊपर की तरफ पहुंचा देता है। तो इस टाइम t2 के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो डेफिनेटली क्योंकि एस्केलेटर उसे ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, तो इस टाइम t2 के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी एस्केलेटर की खुद की स्पीड। अब कहता है कि अगर एस्केलेटर भी मूव करे और उस मूविंग एस्केलेटर पे अगर वो वॉक करके जाए तो उसको ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, हम x को मान लेते हैं लेंथ ऑफ द एस्केलेटर। x से हम शो कर रहे हैं किसको? एस्केलेटर की टोटल लेंथ को, है ना। साथ ही साथ हम एक काम ये भी करते हैं, v1 हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ प्रीति। मैं प्रीति की स्पीड को v1 मान लेता हूं एंड v2 में मान लेता हूं स्पीड ऑफ एस्केलेटर को। हम एस्केलेटर की स्पीड को v2 मान लेते हैं। तो नाउ अब क्योंकि उसको t1 समय लगा था ऊपर पहुंचने के लिए, जब एस्केलेटर में मोशन नहीं था, तब डेफिनेटली हम ये भी जानते हैं कि स्पीड की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ कि नहीं। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम विल बी हाउ मच? इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब इस फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं t1 एंड t2 को लिखता हूं। तो देखिए आप यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं। तो डेफिनेटली जो t1 होगा वो होगा x अपॉन v1, एंड अगर मैं बात करूं t2 की, तो t2 हो जाएगी x अपॉन v2। यस और नो, है ना, क्योंकि शुरुआत में खुद प्रीति मूव कर रही थी, एस्केलेटर में कोई मोशन नहीं था। तो x दूरी प्रीति अपनी खुद की स्पीड के साथ कवर की और उसको लगने वाला समय t1 है, तो t1 की वैल्यू x अपॉन v1 हो जाएगी। t2 समय के लिए वो मूव नहीं कर रही थी, एस्केलेटर उसे ऊपर लेकर के जा रहा था। तो डेफिनेटली इस टाइम t2 में उसने x दूरी कवर की बट विथ स्पीड v2, तो डेफिनेटली t2 की वैल्यू x अपॉन v2 हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या कह रहा है, उसे कितना समय लगेगा अगर वो मूविंग एस्केलेटर पे वॉक करे। तब मैं उस टाइम को मान लेता हूं t, है ना। तो t समय मान लो वो समय है जिसमें वो मूविंग एस्केलेटर में नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो अब मेरा सवाल ये है कि उसको वॉक कितना करना है, मतलब उसको टोटल कितनी लेंथ डिस्प्लेस होनी है। देन ऑब्वियसली क्योंकि उसको नीचे से ऊपर पहुंचना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से मान लेते फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचना है, तो लेंथ ऑफ एस्केलेटर, तो मतलब जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, और इसीलिए अभी भी उसको लेंथ कवर करना है x। लेकिन अब बात यह है, क्योंकि एस्केलेटर भी ऊपर की तरफ जा रहा है और वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2। आप खुद सोचो ना, वो तो ऊपर चल के जा ही रही थी, एस्केलेटर भी उसको ऊपर लेकर के जा रहा था। तो डेफिनेटली प्रीति की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगी v1 प्लस v2। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मूविंग प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म के मोशन की तरफ चलेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड v1 प्लस v2 होगी। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से v1 एंड v2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन, तो v1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, x अपॉन t1, प्लस v2 की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी x अपॉन t2। तो डिनोमिनेटर के दोनों टर्म से x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं। तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी मेरे पास x है, मैं x यहां पर कॉमन ले लिया, तो मुझको मिलने वाला है, बचने वाला है 1/t1 प्लस 1/t2। एलसीएम विल बी इक्वल टू t1 t2,
यहाँ पर T2 आ जाएगा, यहाँ पर T1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूं तो मेरे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा, जिससे T1 T2 न्यूमरेटर में, T1 प्लस T2 डिनोमिनेटर में, एंड x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली मुझे मिलने वाला है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 is to x2 will be. देखिए मैं सवाल समझाता हूँ, आसान है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू पहले 60 डिग्री थी, बाद में उसको डिक्रीज करके मेंटेन किया गया 30 डिग्री। तो दोनों ही सिचुएशंस में एक ही स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट को शॉट किया गया। तो कहता है कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ने x1 दूरी कवर करके अपनी स्पीड को मतलब 0 मेंटेन किया, मतलब वो x1 दूरी ट्रेवल करके रुक गई। एंड सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट ने x2 दूरी कवर की और जाकर के फाइनली वो रेस्ट में आई। तब हमको x1 एंड x2 के रेशियो की वैल्यू को बतानी है। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। फिलहाल के लिए मैं थीटा मान करके चलता हूं। तो डेफिनेटली ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हमने u स्पीड के साथ शॉट किया था, है ना। दोनों केसेस में स्पीड की वैल्यू सेम मेंटेन करनी है। तो मैं स्पीड को u मान करके चलता हूं जिस स्पीड के साथ हमने ऑब्जेक्ट को शॉट किया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैंने थीटा लिया है जो फर्स्ट केस के लिए 60 डिग्री है, सेकेंड केस के लिए 30 डिग्री है। नाउ अब जैसे ही हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ शॉट करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट एक्ट करेगी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, जो इस बॉडी को डिसेलरेट करने का काम करेगी और उसके कारण बॉडी की स्पीड में धीरे धीरे डिक्रीमेंट आएगा और फाइनली जाकर के एक डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी रुक जाएगी। देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट होगी कितनी। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सिंबल जी से शो करते हैं, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब इसकी दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड होगी और दूसरी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगी। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तब ये वाली कंपोनेंट आ जाएगी हमारी जी साइन थीटा और ये वाली कंपोनेंट आ जाएगी जी कॉस थीटा, है ना। अगर आपको एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता हो तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कंपोनेंट जो प्लेन के अलोंग होगी डाउनवर्ड में वो होगी जी साइन थीटा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर में होगी वो होती है जी कॉस थीटा। तब डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है उस ऑब्जेक्ट को डिसेलरेट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेशन है वो जी साइन थीटा ही होगी। तो अब देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है अलोंग द प्लेन, और इसी के कारण बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन होते 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 फाइनली रुक जाएगी। तब हम दोनों सिचुएशंस के लिए अभी इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमें क्या क्या जानकारी है, तो मैं पहले आपसे बात करता हूँ फर्स्ट सिचुएशन की। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की तो मैग्नीट्यूड जी साइन 60 हो जाएगा, बट डेफिनेटली मुझको यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए। अब माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अलोंग द प्लेन अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है देन अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड को मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, और क्योंकि u का साइन प्लस है तो a का साइन नेगेटिव आएगा, इसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर माइनस जी साइन 60 हो गई। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट केस में, x1 डिस्टेंस को कवर किया। तो अगर मैं इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली इक्वेशन के बारे में सोचूं तब डेफिनेटली कौन सी इक्वेशन मन में आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। मैंने आपको ये बताया भी है कि इस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए एक्सीलरेशन का यूनिफॉर्म होना मैंडेटरी है, और डेफिनेटली जी साइन थीटा में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्मली डिसेलरेट हो रही है और इस इक्वेशन को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ देन इट विल बी 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, a की जगह में आ जाएगा माइनस जी साइन 60 एंड x की जगह में आ जाएगा x1। अब अगर मैं बात सेकेंड केस के लिए करूं, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाता हूं सबसे पहले। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में भी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी साइन 30 एंड x की जगह में आ जाएगा x2। तो सेम इक्वेशन को अगर मैं एक बार और यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, ये सेकेंड केस की बात कर रहा हूं मैं, 2 इंटू माइनस जी साइन 30
इंटू x2, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो क्योंकि यहाँ पर u हमारा एजम्पशन है तो डेफिनेटली मुझको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने से हमको बहुत इजीली x1 बाई x2 की वैल्यू मिल जानी है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करने से -u² कैंसिल होकर के मुझको LHS में मिलेगा 1। RHS में -2g आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा sin 60x1 अपॉन sin 30x2। sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 x1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 x2। 2 को भी मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है 1 = √3 x1 अपॉन x2। तो फाइनली x1 अपॉन x2 की वैल्यू की मैं बात करूं, इट विल बी 1 अपॉन √3, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन √3 होना चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation। ठीक है, देखिए आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन का रेडीमेड फॉर्मूला या शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद है तो सवाल तो आप 2 सेकंड में कर लोगे, नहीं पता तो आप बहुत इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर बात की जा रही है ना, हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला एक ही है जो आपको याद रखना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो 2 पार्ट में यहाँ पर मोशन हुआ है, तो एक काम करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट को x1, सेकेंड पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट को x2। फर्स्ट पार्ट के लिए लगा समय t1 एंड सेकेंड पार्ट के लिए लगा हुआ समय को t2 ले लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2, टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी t1 प्लस t2, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि पहले वो v1 स्पीड के साथ सर्टेन डिस्टेंस x ट्रेवल किया एंड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 उसने नेक्स्ट उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना उसने पहले किया था। ऐसा साफ साफ कह रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। इसका ये मतलब है x1 की वैल्यू भी x है, x2 की वैल्यू भी x है, और इसीलिए मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x प्लस x हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाय। अब मुझको यहाँ पर t1 एंड t2 को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो t1 t2 को लेकर के तो कोई डायरेक्टली जानकारी नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही एक इक्वेशन है जिसे हम यूज करते हैं जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या फिर एक्सेलरेशन 0 होता है। तब इस फॉर्मूले से अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो मुझे t1 को सब्सटीट्यूट करना था, तो t1 समय में उसने x दूरी कवर की कितनी स्पीड के साथ, v1 स्पीड के साथ और वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर v1 आ जाएगा प्लस। अब बात करते हैं t2 की, तो t2 के लिए अगेन उसके डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की वैल्यू x है एंड वेलोसिटी स्पीड जो भी कह रहे हैं यहाँ पर हमें वो v2 है। देखिए एक बात यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, यहाँ पर टर्म कभी वेलोसिटी यूज करता है, कभी यहाँ पर डिस्टेंस यूज करता है। सवाल जैसा है मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर एक बॉडी सीधे रास्ते में गई है और उसने किसी भी तरह से अपने मोशन के डायरेक्शन को नहीं बदला है, अगर वो सीधा सीधा ही गई है, तब जो भी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, और जो हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की भी वैल्यू होगी। तो इसको इसीलिए यहाँ पर हम वेलोसिटी, स्पीड या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को लेकर खास कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर मोशन के दौरान जो पर्सन है अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलग अलग होते, स्पीड, वेलोसिटीज भी की जो भी वैल्यूज होती हैं वो भी अलग अलग होती, और तब हमें कंसर्न होने की जरूरत थी, यहाँ पर नहीं है। तो नाउ अब देखिए मुझे आंसर v1 v2 के टर्म्स में देना है और मुझको v की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को सिंबल v से लेने को कहा गया है, तो डेफिनेटली v एवरेज की जगह मैं कितना लिख दूं, मैं लिख देता हूं v दैट विल बी इक्वल टू, नाउ 2x मेरा न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो बचने वाला है 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब मैं x एंड x को कैंसिल भी कर सकता हूं, तो जिस फॉर्मेट में मुझको आंसर देना है उस फॉर्मेट में मैं आंसर देता हूं। तो देखिए क्या होगा, मैं RHS के डिनोमिनेटर को LHS की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये LHS में हो जाएगा 1 बाई v1
प्लस 1/v2 है कि नहीं। ये जो मेरा RHS का डिनोमिनेटर है ये LHS में आ गया। अब यहाँ पर v प्रेजेंट है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब अगर इस v को मैं RHS की तरफ ले लूं तो 2 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, ये 2/v हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2/v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if the elevator is at rest, and in time t2 if the elevator is moving uniformly. Then तो हमको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है और हम यहाँ पे t1 और t2 को रिलेट करना है। मैं आपको सवाल समझाता हूँ। कह रहा है कि एक एलिवेटर है जो रेस्ट में है और उस स्टैटिक एलिवेटर में अगर एक कॉइन ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से, तब उस कॉइन को एलिवेटर के फ्लोर को टच करने के लिए समय लगता है t1। लेकिन अगर उसी एलिवेटर को हम यूनिफॉर्मली मूव करवाएं, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। और अगर उसी हाइट से कॉइन को वापस से ड्रॉप कराएं तो फ्लोर को टच करने में समय लगता है कितना, t2। तब हमको ये बताना है कि t1 t2 में क्या रिलेशनशिप रहेगी। तो देखिए इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन 1 होगा। और क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप इस सवाल को कई तरह से समझ सकते हैं और मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक काम करते हैं, हम रिलेटिव एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं। आपको मैं बताना ही चाहता हूं दैट एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होती है एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सेम वे में वेलोसिटी को भी रिलेटिवली लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं। खैर, तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होगी एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। आपको ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सी बी को डी सी लिखते हैं तब यहाँ पे प्लस की जगह में आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा और उस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूं। एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप देखेंगे तो मैंने ए को कॉइन माना हुआ है, बी को ग्राउंड माना हुआ है एंड सी को एलिवेटर माना हुआ है। तो इसी रिलेशनशिप को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब क्योंकि यहां पर साफ साफ कह रहा है कि हमारी एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तब एलिवेटर के एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू यहां पर हमारी 0 है। तो इससे मैं एक बात तो कंक्लूड कर पा रहा हूं कि जो भी कॉइन के एक्सीलरेशन की वैल्यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, वही एक्सीलरेशन की वैल्यू कॉइन की एलिवेटर के रेस्पेक्ट में भी है। ये बात तो पहले क्लियर हो गया। तो फर्स्ट केस में जब एलिवेटर रेस्ट में थी तब उस केस में हम कॉइन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेट करता हुआ ऑब्जर्व कर रहे थे। अब क्योंकि सेकंड केस में एलिवेटर मूव कर रही है तो उस केस में हमारे एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कॉइन की एक्सीलरेशन वही है जो पहले थी। अच्छा, तो दोनों केसेस में एक्सीलरेशन अलग अलग तो नहीं है, दोनों केसेस में एक्सीलरेशन एग्जैक्टली सेम है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही केसेस में हमने कॉइन को रेस्ट से ड्रॉप किया था, तो दोनों केसेस में यू की वैल्यू भी क्या थी, सेम थी। तीसरी बात, दोनों ही केसेस में सेम लेवल से हमने कॉइन को ड्रॉप किया था, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है कॉइन की, क्योंकि कॉइन को अल्टीमेटली एलिवेटर के फ्लोर को टच करना है, उस पर फॉल होना है, तो दोनों ही केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कॉइन वो भी तो सेम है। तो भैया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सीलरेशन सेम, तो टाइम अलग क्यों होगा। हमारी काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों ही केसेस के लिए x की वैल्यू सेम, u की वैल्यू सेम, a की वैल्यू सेम, तो t अलग अलग क्यों होने लगा, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, t1 एंड t2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2020 पेज 1 से बिलोंग करता है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेने को कहा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि एक
बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। और आप देखिए मैंने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड के साथ प्लस साइन यूज किया है। इसका ये मतलब है कि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान करके चल रहा हूँ, तो जो भी क्वांटिटीज डाउनवर्ड होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लिया है ना। तो नाउ अब वो जब ग्राउंड को हिट करेगी तब डेफिनेटली डाउनवर्ड ही मूव कर रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी भी तो नीचे की तरफ ही है और इसीलिए v का साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किस तरफ है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइट निकालना है। तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से आप डिस्प्लेसमेंट तक, हाइट तक कैसे पहुंचेंगे, तो ऑब्वियसली आपको काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इस इक्वेशन की मदद से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो v स्क्वायर 80 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6400 माइनस u स्क्वायर 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400 इक्वल टू 2 इंटू a की जगह में पुट कर दिया 10 एंड x की वैल्यू हमें निकालनी है और जो भी हमारी बॉल की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वही टावर की हाइट होनी चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट दोनों के डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 6000 अपॉन 20 मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x। तो फाइनली x की वैल्यू निकालने के लिए 10 कैंसिल, 600 अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी 300 एंड यूनिट विल बी मीटर। तो आंसर मस्ट बी 300 मीटर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मैं आपको सवाल समझाता हूँ। एक पर्सन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बैठा था और उसको एक बात नोटिस हुई कि एक 1.5 मीटर की विंडो से एक रूफ से ड्रॉप की गई बॉल को क्रॉस करने के लिए 0.1 सेकेंड का समय लगता है। तब डेफिनेटली हमें क्या बताना है कि उस विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे उस बॉल की क्या वेलोसिटी रही होगी। देखो सवाल समझा रहा हूं। मान लेते ये बिल्डिंग की रूफ है ना, दिस इज द रूफ, और यहां से एक बॉल को क्या किया गया, एक बॉल को ड्रॉप किया गया। अब मान लेते हैं कि ये हमारी विंडो है, तो विंडो की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर एंड इस बॉल को इस विंडो को क्रॉस करने के लिए टोटल समय जो लगा वो 0.1 सेकेंड लगा था। तो हमको ये बताना है कि जब हमारी बॉल इस विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे रही होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो एक काम करते हैं, विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी को मैं u मान लेता हूं। तो मुझको u की वैल्यू बतानी है। अब बताओ उसने कितना समय लिया विंडो को क्रॉस करने के लिए, तो टाइम दिया है हमको 0.1 सेकेंड और इस 0.1 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 1.5 मीटर। और देखिए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे प्लस 1.5 लिया है, मतलब मैंने इनहेरेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। और क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही है तो इसका साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। सो a की वैल्यू यहाँ पर g है जो कि प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताइए ना, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली कौन सी इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं u तक पहुंच पाऊंगा। तो ऑब्वियसली हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन की मदद से मैं बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो नाउ सेकंड इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू qt प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आंसर। तो x की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 1.5, u तो निकालना चाहते हैं, t की जगह में 0.1 तो यहाँ पर आ गया मेरा 0.1 u प्लस a की जगह में 10/2 की वैल्यू हो जाएगी 5, t की वैल्यू 0.1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू अगर मैं a/2 मीन्स 5 करूंगा तो मुझे 0.05 मिल जाने वाला है। तो इस तरह से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। एक काम मैं और करता हूं, मैं दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि डेसिमल से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 150 इक्वल टू, अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे 10 u प्लस 5 मुझे मिलने वाला है कि नहीं। यहां तक तुम समझ गए। अब 150 से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 145। 145 इक्वल्स टू 10u, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 145/10 दैट इक्वल्स टू
14.5 मीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। सो 14.5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is. मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें एक बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है ना, और शुरुआत में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0। तो कहता है कि अगर हम Sn के थ्रू या इसकी मदद से हम n-1 से लेकर के n सेकेंड के बीच के डिस्प्लेसमेंट को शो करें, तब उस केस में nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट अपॉन n प्लस 1th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ। n-1 से लेकर के n के बीच में टाइम इंटरवल की वैल्यू है कितनी, तो ऑब्वियसली बात है ना, 1 सेकेंड के तो फर्क है, n से 1 सेकेंड पहले तक का लिया गया यहाँ पर। तो n-1 से लेकर के n की अगर मैं बात करूं तो जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है, और ये कौन सा सेकंड होगा, ये डेफिनेटली nth सेकंड होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लिया जाए मुझको 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करूं, तो 4th सेकंड क्या होगा, तो 4th सेकंड होगा 3rd सेकंड से लेकर के 4th सेकंड के बीच का इंटरवल, हाँ कि नहीं। तो अगर मुझको 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट चाहिए तब डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको टोटल 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेनी चाहिए, मुझको 3 सेकंड की भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेनी चाहिए, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अगर मैं 3rd सेकंड से लेकर 4th सेकंड के बीच के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहता हूं, अगर मैं 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं, तब मुझको 4 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना चाहिए, 3 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना चाहिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। यही तो काम करना है। तो डेफिनेटली यहां पर भी n-1 से लेकर के मैं n की बात करूं तो इस इंटरवल में, इस 1 सेकंड के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली Sn मतलब ये nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मुझको अगले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका रेशियो बताना है। तो हमने बात सीखी हुई है कि nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको काइनेमेटिक्स की 6 इक्वेशंस बताई हैं, उसमें हमारी एक इक्वेशन क्या थी, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये हमारी इक्वेशन है, और इसकी मदद से हम बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और क्योंकि बॉडी स्मूथ सरफेस में मूव कर रही है ना, स्मूथ सरफेस में क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा, जहाँ पर थीटा हमारी इंक्लाइंड सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये इंक्लाइंड सरफेस है और इस पर हमारी ब्लॉक मूव कर रही थी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा, और क्योंकि एक ही बॉडी की मूवमेंट हो रही है तो थ्रू आउट द मोशन g sin थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, इसमें कोई भी अलग वैल्यू नहीं आने वाली है। तो नाउ फाइनली Sn की अगर मैं बात करूं, h पर जो भी सिंबल हमें लेने को कहा गया है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू तो u की वैल्यू तो 0 है, अब a की वैल्यू कितनी आ गई, g sin थीटा, मैं इसको a ही रखता हूं, नहीं बदलते, क्या फर्क पड़ता है। तो a/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2n-1। अगर मैं Sn+1 की बात करूं तब इस केस में a में कोई बदलाव नहीं आएगा, u अभी भी 0 है, a में कोई बदलाव नहीं आएगा, 2 में कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, n की जगह में क्या लिखना चाहिए मुझे, n+1, और यहाँ पर -1 मेरा फॉर्मूले का है जो मुझे लिखना चाहिए। तो फाइनली इसे मैं लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट Sn+1 विल बी इक्वल टू a/2 इंटू, नाउ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 2 इंटू n विल बिकम 2n प्लस 2 माइनस 1 इज +1। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो मुझको इन दोनों का रेशियो बताना है, तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो मुझको मिल जाने वाला है Sn/Sn+1। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल करते हैं, तो फाइनली कौन कौन कैंसिल हो रहा है, a/2 कैंसिल होंगे, और मुझे मिलेगा 2n-1/2n+1, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो 2n-1/2n+1 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर।
द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है दो पार्टिकल्स का। पहले पार्टिकल ने एंगल 30 डिग्री फॉर्म किया है, सेकेंड पार्टिकल के ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म किया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे मैं dx/dt भी लिख सकता हूँ। और dx/dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। और डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट से हमें मिलता है स्लोप। तो यहाँ पर किसका स्लोप मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप होता है tan थीटा, जहां पर थीटा ग्राफ ने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म किया हुआ होता है वही होता है ना। जो थीटा आप देख रहे हैं, थीटा हमारे ग्राफ ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया हुआ होता है वही होता है। एंड tan थीटा को स्लोप कहते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन हो तो जो भी स्लोप की वैल्यू होगी वही वेलोसिटी की भी वैल्यू होती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटीज की जो रेशियो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी tan 30 अपॉन tan 45। tan 30 हमारी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, tan 45 हमारी सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू होगी। tan 30 हम जानते हैं 1/√3 एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1:√3। तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन नीट 2022 से ही है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज 1:3:5:7। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने इसी सीरीज के इसी चैप्टर के पहले के सवालों में सीख लिया है। और फिर से मैं एक बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूं। मैंने कहा था व्हेन अ बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, अगर u की वैल्यू 0 हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, इन दैट केस इक्वल टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसका रेशियो कितना होता है 1:3:5:7। ये बात मैंने कई बार कही, पहले के सवालों में भी इस कॉन्सेप्ट को हमने कई बार यूज किया हुआ है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मतलब मान लिया जाए पहले का टाइम इंटरवल मान लो t है, सेकेंड फिर टाइम इंटरवल t ले लिया, फिर अपन ने t ले लिया, फिर अपन ने t ले लिया, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तब उस केस में अगर इस टाइम t में उसने x दूरी तय की है तो इस टाइम t में जो दूरी कवर करेगी वो जाएगी 3x, इसमें हो जाएगी 5x, इसमें हो जाएगी 7x। इक्वल टाइम इंटरवल में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो 1:3:5:7 होता है। ये तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए और इसीलिए ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बट फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता और आप न्यूमेरिकली इस आंसर को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमको फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हर एक केसेस के लिए जो टाइम इंटरवल की वैल्यू है वो एक सेकेंड की है। फर्स्ट सेकेंड के भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड के भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, थर्ड सेकेंड के भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, फोर्थ सेकेंड की भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड होगी। ये 4 सेकेंड नहीं बोला, ये फोर्थ बोला है। ये 3 सेकेंड नहीं बोला है, थर्ड सेकेंड बोला है। तो एक सेकेंड का टाइम इंटरवल है ना। तो ये nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। तो हम जानते हैं x nth की वैल्यू होती है u + a/2 × 2n-1। तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको n की जगह में 1 पुट करना पड़ेगा, सेकेंड सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको n की जगह यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, थर्ड सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर n की जगह में 3 एंड फोर्थ सेकेंड के लिए n की जगह में 4 पुट करना पड़ेगा। u की वैल्यू क्योंकि 0 ली जाएगी तो सभी केसेस के लिए u की वैल्यू होगी डेफिनेटली 0, है ना। तो यहाँ पर x1 = x2 = x3 = x4 की अगर मैं बात करूं, इन दैट केस u की वैल्यू तो 0 हो गई। अब सभी के सभी एक्सप्रेशन में क्योंकि a/2 कॉमन होने वाला है तो सभी से a/2 को मैं कैंसिल कर देता हूं। तो x1 के लिए n की जगह में मैं पुट करूंगा 1, तो 2 - 1 विल बिकम 1 = x2 के लिए यहाँ 2 पुट करूंगा, 2 × 2 4, 4 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 = x3 के लिए यहाँ पर 3 पुट करना पड़ेगा n की जगह, 3 × 2 6 - 1 = 5 एंड सिमिलरली x4 के लिए यहाँ 4 पुट करूंगा n की जगह में,
4 इंटू 2 8 माइनस 1 इज 7। तो अब देख सकते हैं आंसर हमारा सेम टू सेम है, कोई चिंता की बात नहीं है ना, बिल्कुल इस बात को याद रखें। हालांकि इस क्वेश्चन में एक सेकंड का टाइम इंटरवल है, बट कोई भी रैंडम वैल्यू हो टाइम इंटरवल की, बट इक्वल होनी चाहिए। आपका 2-2 सेकंड का भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 3-3 सेकंड का भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 2.5 सेकंड का भी टाइम इंटरवल हो सकता है। इक्वल टाइम इंटरवल, भले टाइम इंटरवल की कोई भी रैंडम वैल्यू क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट के रेशियो 1:3:5:7 के फॉर्म में ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से बिलोंग कर रहा है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। इट्स एवरेज स्पीड इज, देखिए एवरेज स्पीड पे हम देख रहे हैं कई सवाल पहले भी आए हैं और वही सेम टू सेम फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला है नहीं और सॉल्व करने का तरीका भी एकदम सेम टू सेम है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लो x1 प्लस x2 हो गया एंड टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पार्ट में मोशन को समझाया गया है, तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस को मैं x1 मान लेता हूँ, सेकंड पार्ट में x2। फर्स्ट पार्ट के लिए लगा टाइम t1, सेकंड पार्ट के लिए लगा हुआ टाइम को t2 मान लेता हूँ। तो x1 प्लस x2 मेरा टोटल डिस्टेंस है, t1 प्लस t2 मेरा टोटल टाइम है, दोनों के रेशियो को हम एवरेज स्पीड कहेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या कहता है, हाफ द डिस्टेंस, उसने स्पीड v से ट्रेवल किया तो x1, तो अगर मैं x को टोटल डिस्टेंस मान करके चलूं, x को मैं टोटल डिस्टेंस मान के चलता हूं, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली x हो जाएगी, हाँ कि नहीं, है ना। मतलब x1 हमारा x/2 होगा, x2 भी तो हमारा फिर x/2 होगा, क्योंकि पहले उसने आधी दूरी तय की थी तो बचेगी आधी। तो x1 को अगर मैं x/2 लिखूंगा तो x2 को कितना लिखूंगा, ऑब्वियसली x/2 लिखूंगा, तो दोनों का सम तो x हो गया, x मेरा टोटल डिस्टेंस है। अब यहां पर मुझे t1 एंड t2 की वैल्यूज को पुट करना है। जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, यूनिफॉर्मली जब बॉडी मूव करती है उस दौरान टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ये तब हम यूज करते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है बिना किसी तरह की स्पीड में बदलाव करते हुए, और तब लगा हुआ टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड की वैल्यू के इक्वल होता है ना। तब उस लिए t1 की जगह क्या लिखूंगा, तो आधी दूरी के लिए x/2 और स्पीड के लिए v प्लस, अब सेकेंड पार्ट की टाइम t2 की वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेटली x की जगह में x/2 ही आएगा, बट स्पीड की वैल्यू हमें बोला है 2v, तो यहां पर मैं 2v पुट कर देता हूं। सॉल्व करते हैं आंसर, तो x अपॉन x/2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर बचने वाले 1/v प्लस 1/2v, एलसीएम 2v हो जाएगा, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1। बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हैं, x एंड x आपस में कैंसिल होकर यहां पर बचने वाला है 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो मुझे मिलने वाला है 1 अपॉन 2 प्लस 1 विल बिकम 3 एंड 2 इंटू 2 विल बिकम 4, तो ये होने वाला है 3 अपॉन 4v। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूं तो मेरे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करना होगा और फाइनली मुझे मिलने वाला है 4v/3, और यही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। सो 4v/3 ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से ही है। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. Total length of the block is, हमको बता दें कि मैं सवाल समझा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी दिख जरूर रहा है बट उतना टफ नहीं, इजीली सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक की तरफ एक बुलेट को फायर किया गया विथ अ वेलोसिटी u। ठीक, अब बुलेट की स्पीड, क्योंकि अब उसको वुडन ब्लॉक के अंदर जाना है, तो वुडन ब्लॉक के अंदर जब बुलेट पेनिट्रेट करेगी तो वुडन ब्लॉक से एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो बुलेट को रोकने की कोशिश करेगा और बुलेट स्लो डाउन होती चली जाएगी, डिसेलरेट करती चली जाएगी। तो कहता है कि उस वुडन ब्लॉक के थ्रू जब वो 24 सेंटीमीटर की दूरी कवर की बुलेट ने, तब उसकी स्पीड u से हो गई u/3। तो कहता है कि अब क्योंकि उसकी स्पीड 0 तो हुई नहीं है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ती रहेगी, और कहता है कि फाइनली वो रेस्ट में आ गई। कहां पर,
वुडन ब्लॉक के जस्ट अदर एंड तक पहुंचते पहुंचते तब हमको बताना यह है कि उस वुडन ब्लॉक के टोटल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। देखिए इजी क्वेश्चन है। तो मान लिया जाए ये मेरा वुडन ब्लॉक है, एक सरफेस पे मैं रख देता हूं, और वुडन ब्लॉक की मूवमेंट अलाउड नहीं है। वुडन ब्लॉक हमारा रेस्ट में ही रहेगा, बस इसके थ्रू बुलेट पास करेगी। तो ये हमारी बुलेट है ना। अब इस बुलेट की शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो u थी। अब मान लो ये जो लेंथ है हमारी 24 सेंटीमीटर है, यहां तक है ना। ये पॉइंट तक जब बुलेट पहुंची है हमारी, तब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, u/3। परफेक्ट। अब वो रुकी कहां पर, ब्लॉक के अदर एंड तक पहुंचते पहुंचते, और यहां पर हमारी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 0। और अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि हमारे इस वुडन ब्लॉक के टोटल लेंथ की वैल्यू सपोज L है, तब u/3 से अगर मैं v = 0 की बात करूं, तब उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी L - 24 सेंटीमीटर। यस और नो, है ना। तो आप यहां पर दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहां से लेकर के यहां तक के लिए पहली इक्वेशन लिखें, फिर यहां से लेकर के यहां तक के लिए सेकेंड, ये काम भी आप कर सकते हो। या फिर आप दोनों ही केसेस में आप शुरुआत से भी इक्वेशन को लिख सकते हो। फर्स्ट केस के लिए यहां से लेकर के यहां तक, सेकंड केस के लिए यहां से लेकर के एंड तक, आप दोनों काम कर सकते हैं और दोनों ही केसेस में आपको आंसर सेम मिलेगा। एक काम करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी मान लेता हूं। तो या तो आप ए से बी एंड बी से सी इक्वेशन लिखें, या तो ए से बी ए से सी लिखें एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके अलावा क्योंकि वुडन ब्लॉक के नेचर में कोई बदलाव नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वुडन ब्लॉक से जो रेजिस्टिव फोर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा बुलेट को रोकने के लिए, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। मतलब थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ द बुलेट वुडन ब्लॉक ने एक ही तरह की रेजिस्टिव फोर्स वहां पर अप्लाई की है बुलेट पे, और इसीलिए क्योंकि फोर्स के नेचर में या वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए उससे डेवलप होने वाले एक्सीलरेशन में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और इसीलिए थ्रू आउट द मोशन मैं एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान करके बिल्कुल चल सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जो भी यहां पर बुलेट के डिसेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कांस्टेंट होगी। और इस बात को आपको बिल्कुल समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इस सवाल के लिए, कि ए की वैल्यू ए से बी तक एंड बी से सी तक नहीं बदलनी चाहिए। ए थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बुलेट कांस्टेंट है ना। अब देखिए हमें क्या क्या जानकारी है। हमें इनिशियल वेलोसिटी की जानकारी है, फाइनल वेलोसिटी की जानकारी है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसके इनडायरेक्टली हमें ए के बारे में जानकारी है, एंड डिस्प्लेसमेंट की जानकारी है। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को शामिल करने वाली कौन सी इक्वेशन है, तो हम जानते हैं v² - u² = 2ax होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम a to b पहले हम बात करते हैं। तो a to b हम क्या लिख सकते हैं, तो हम v की जगह में लिख सकते हैं u/3, एंड u/3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी u² / 9 - अब u की जगह में u ही रहेगा पॉइंट a के लिए, = 2 × नाउ अब हम बात समझते हैं a की। तो क्योंकि यहां पर बुलेट की स्पीड में डिक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारी बुलेट स्लो होती जा रही है, तब डेफिनेटली a का जो साइन होगा वो नेगेटिव आना चाहिए। देखिए कब एक बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट होता है, तो जब बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, तभी जाकर के हमारी बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट आता है। और ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ठीक उसी तरह से कब एक बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा, तो जब एक बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी जाकर के हमारी बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट आता है। और बिल्कुल आपको इसको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए इस बात को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब एक बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट होती हैं, तो बॉडी की स्पीड में कमी आती है, और जब एक बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो बॉडी की स्पीड में इंक्रीमेंट आता है। तो क्योंकि यहां पर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट हैं, तो डेफिनेटली यहां पर a का साइन मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि u का साइन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो वन डायमेंशन में आपके पास टोटल दो डायरेक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अगर फॉरवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया है, तो बैकवर्ड को आप नेगेटिव ले लो। अगर आपने फॉरवर्ड को नेगेटिव लिया है, तो बैकवर्ड को पॉजिटिव ले लो। तो क्योंकि u का साइन हमने प्लस रखा है, और क्योंकि a u के अपोजिट होगी, तो इसके लिए a का साइन यहां पर नेगेटिव आना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो क्योंकि उसने a से लेकर b तक 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो यहां पर x की जगह में मुझे 24 लिख देना चाहिए।
इस 24 को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। रीजन ये है कि मुझे आंसर सेंटीमीटर में ही देना है, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। मीटर में चेंज करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। रेशियो हम निकालने वाले हैं, तो हमने डिस्टेंस की वैल्यू को सेंटीमीटर में रखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब या तो आप बात कर सकते हैं B to C, या तो फिर आप बात कर सकते हैं A to C। मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर के मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। और इसीलिए या तो आप B से लेकर C तक की जर्नी को कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर A से लेकर के C तक की जर्नी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं A से लेकर के C तक की जर्नी को कंसिडर कर लेता हूं। तो बात करते हैं A से लेकर C तक की। तो नाउ C के लिए मेरी V की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस A के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी अभी भी u है, तो ये u² हो गया, इक्वल टू 2। सेम एक्सीलरेशन, क्योंकि थ्रू आउट सेम ब्लॉक थी, तो इसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, और इसके लिए अभी भी -a। और बात करूं अगर मैं A से लेके C तक, तो डेफिनेटली जो बुलेट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे ब्लॉक के लेंथ के बराबर होगी, और इसलिए यहां पर आ जाएगा x की जगह में l, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, मुझको इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से फाइनली ब्लॉक के लेंथ की वैल्यू को निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारे अननोन है सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और फाइनली मुझे L की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम इक्वेशन 1/2 करते हैं, तो जो जगह मेरे पास बाकी है यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो इक्वेशन 1/2, तो देखिए जब हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 1 की LHS इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी, इक्वेशन 1 की RHS इक्वेशन 2 के RHS से डिवाइड होती है ना। तो नाउ अब देखेंगे, तो u²/9 माइनस u² इज -8u²/9, यस और नो। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, इट विल बी -8u²/9, एंड इक्वेशन 2 के LHS में -u² है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा, -u² कैंसिल होकर के मुझे LHS में मिलने वाला है 8/9 इक्वल टू। अब बात करते हैं RHS की, तो RHS में 2 इंटू माइनस से 2 इंटू माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचने वाला है, इट विल बी 24/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर, तो मैं न्यूमरेटर को रिड्यूस करता हूं, सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देन L इंटू 1 विल बिकम L इक्वल टू 9 इंटू 3 विल बिकम 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से ही है। क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस इज। बहुत आसान सा सवाल है, मैं समझता हूं आप बहुत इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक छोटी सी बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो कहता है कि वो बॉल जब पानी की सरफेस को टच की तब टाइम की वैल्यू थी 4 सेकेंड। तब हमको ये बताना है कि ब्रिज पानी की सरफेस के कितने ऊपर बनाया गया। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है। तो मान लीजिए ये हमारी पानी की सरफेस है ना, और ये हमारा मान लेते यहां पर ये ब्रिज बना हुआ है ना, और यहां पर हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, आप ड्राइंग समझ सकते हैं। तो इस स्टूडेंट ने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, है ना, लिखा है वर्टिकली अपवर्ड, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 4 मीटर पर सेकेंड वैल्यू में, डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब क्या होगा, जैसे उसने ऊपर की तरफ बॉल को उछाला और जैसी बॉल उसके हाथ से छूटी, नाउ द बॉल इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो फ्री फॉल के केस में आ गई। अब अर्थ के फोर्स के एक्शन में अब उसको मूव करना है। तो डेफिनेटली फ्री फॉल के केस में बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होती है वो डाउनवर्ड होती है, और वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम सिंबल G से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें 10 मीटर पर सेकेंड को लेने को कहा गया है। परफेक्ट, यहाँ तक की तो बात एकदम क्लियर है। तो काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट हैं, तो किसी एक डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना होगा और उसके अपोजिट को नेगेटिव। तो आप अपवर्ड को पॉजिटिव लेके डाउनवर्ड को भी नेगेटिव ले सकते हैं, अपवर्ड को नेगेटिव लेके डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और आप ही के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर मिलेगा, उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप आंसर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डेटा है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई मेरी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड देखिए मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने ले लिया है पॉजिटिव। नाउ अब
यहां पर एक्सेलरेशन है ए हो गया जी जो कि डाउनवर्ड है, और इसकी वैल्यू मुझे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेनी चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड थी, तो डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले रहा हूं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 4 सेकेंड है। नाउ अब क्या हुआ होगा, देखो आप, समझाने के लिए मैं कलर बदल रहा हूं। अब क्या हुआ होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ गई एंड फाइनली नीचे की तरफ आकर के पानी में गिर गई होगी, है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू ठीक है कुछ और हो सकती है क्योंकि कुछ ऊपर जाकर के फिर उसे लौटना है, बट अगर मैं बात डिस्प्लेसमेंट की करूं तो ऑब्वियस बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होने वाली है ना, आप ये मान के चलिए कि ब्रिज के लेवल से ही उसने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला था, तब उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डेफिनेटली हमारे ब्रिज की हाइट के बराबर ही होगी। यहां पर आप जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, इस डिफरेंस को लेकर के आप बिल्कुल चिंतित मत रहें, हम यही मान करके चल रहे हैं कि उसने ब्रिज के लेवल से ही बॉल को ऊपर की तरफ उछाला था, है ना। तब वो कुछ ऊपर जाकर के नीचे आ रही है, तो डिस्टेंस यहां पर कुछ और होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर कुछ और होगी, और काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में हमें डिस्टेंस नहीं मिलता, हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी मिलती है, और इसीलिए जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो हमारी ब्रिज की हाइट के बराबर ही होगी, और इसीलिए यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं x शो कर देता हूं, जो कि हमारी ब्रिज की हाइट h के बराबर भी होगी, जो मुझे निकालना है। ठीक, तो नाउ u, a, t एंड x इन चारों को इंक्लूड करने वाली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हम जानते हैं x इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट x की जगह में मैं लिख देता हूं h इक्वल टू u की जगह में आ जाएगा 4, टाइम की वैल्यू भी 4 है, सो 4 इंटू 4 विल बिकम 16 प्लस a की जगह में -10, -10/2 विल बिकम -5, एंड अगेन t की जगह में 4 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस 16 5 से 80, फाइनली आंसर की वैल्यू आ रही है -64 मीटर। अब यहां पर माइनस क्यों आया, आप खुद सोचो, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है, एंड अल्टीमेटली मेरी बॉल की डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। भैया ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, यहां पर मेरी फाइनल पोजीशन बन रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ ही है, और इसीलिए क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया हुआ था, इसीलिए मेरे डिस्प्लेसमेंट का साइन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो इस माइनस साइन को लेकर वरीड मत रहिए, माइनस बस ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, बट वैल्यू कितनी है, वैल्यू विल बी 64 मीटर, और इसीलिए 64 मीटर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। देखिए हमको यहाँ पर एक बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और हमको उसके एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बतानी है। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको, देखिए समझना आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। बात करें अगर मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, देखो कंटिन्यूसली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, डेफिनेटली कंटिन्यूसली यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू है 0, और क्योंकि वेलोसिटी में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कोई बदलाव नहीं आया, तो इस इंटरवल में डेफिनेटली एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 0। एक बात आपको मैं बता दूं, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आता है तब हम कहते हैं कि वो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में बदलाव आना, एक्सीलरेशन वेलोसिटी नहीं होती, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में आने वाला बदलाव होता है। और क्योंकि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मैं इस पॉइंट का नाम चलो ए रख देता हूं, क्योंकि किसी भी तरह के वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, कंटिन्यूसली 0 मेंटेन्ड है, तो इस इंटरवल में डेफिनेटली एक्सीलरेशन को 0 होना चाहिए, जो कि हम इन चारों केसेस में देख भी पा रहे हैं, है ना। अब यहां पर ग्राफ हमें किसके किसके बीच में दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको यहां पर गिवन है, और हम ये भी जानते हैं एक्सीलरेशन होता है dv/dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, एंड स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, हाँ कि नहीं, हम ये चीज जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, स्लोप tan थीटा होता है, एंड डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप मिलता है, एंड हमारी एक्सीलरेशन dv/dt होती है। तो डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही तो एक्सीलरेशन है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं बी, देन पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो टाइम की बात करूं, अगर मैं ए से लेकर बी तक के टाइम इंटरवल में मेरी ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और यहां पर आप देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट है ए से लेकर के बी टाइम इंटरवल के दौरान। और इस दौरान क्योंकि लाइन मेरी स्ट्रेट है
और क्योंकि हर पॉइंट में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है तो एक्सीलरेशन को भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है और क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी, कांस्टेंट इसीलिए रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे स्लोप नहीं बदलता। एक स्ट्रेट लाइन अपने हर पॉइंट में सेम स्लोप मेंटेन करती है और स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, 90 से छोटे एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज दिखाया गया है। बात करूं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इसने a को नेगेटिव दिखा दिया। देखो यहां पर इसने a को नेगेटिव दिखाया है, बट यहां से लेकर के यहां तक a का साइन क्या आना चाहिए भैया, प्लस आना चाहिए। तो यहां पर देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। अब बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इस पॉइंट यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस पॉइंट को मैं c कह देता हूं। तो b से लेकर c तक अब वेलोसिटी में कोई बदलाव आया क्या, नहीं आया। फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब dv 0 हो गया तो a भी 0 हो गया। तो डेफिनेटली b से लेकर c तक क्योंकि वेलोसिटी में कोई फिर से बदलाव नहीं आया तो फिर से a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर कि a की वैल्यू फिर से 0 हो गई है ना। ये पॉइंट मेरा a हो गया, ये पॉइंट मेरा b हो गया, ये पॉइंट मेरा c हो गया। तो b से लेकर c तक फिर से हो गया हमारी एक्सीलरेशन 0। अब इस पॉइंट को मैं कह देता हूं d। तो c पॉइंट से लेकर d पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूं फिर से स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर से स्ट्रेट लाइन मतलब हर पॉइंट में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो a कांस्टेंट, तो फिर से a कांस्टेंट होना चाहिए। बट अब इस स्ट्रेट लाइन ने जो मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म किया है दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो स्लोप नेगेटिव होता है। इसका मतलब a को नेगेटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे पॉइंट C से लेके पॉइंट D तक हमारी a नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के ऑप्शन 3 ही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ नीट 2024 तक के हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। अब हम अगले वीडियो में कैपेसिटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैपेसिटर में लास्ट 15-16 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीट एंड AIPMT में, हम हर सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल आप इस सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करिए और कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। और मैं हर क्वेश्चन को समझाने के दौरान इतनी थ्योरी यूज जरूर कर रहा हूं कि आपके लिए हर नया सवाल आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना करे, मतलब आप हर सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाएं और आप बिल्कुल इस सीरीज का फायदा उठाएंगे तो आपका इसको डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अलावा मैं हर क्वेश्चन का आंसर सवाल के साथ लिख दूंगा, आप खुद भी पहले अटेम्प्ट लगा सकते हैं। अगर आपका आंसर मैच हो जाए तो आप बिना आगे सॉल्यूशन को देखे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं, ना आए तब जाकर के आप मेरे सवाल को या मेरे सॉल्यूशन को आप रेफर करिए, है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।